MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं क्योंकि इस समय भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बाजार कैसा होगा इसकी चर्चा की जा रही है। आपके दोस्त लोग भी चर्चा कर रहे होंगे, मार्केट गिर रहा है, करें तो करें क्या। आज दर्शकों, भारत ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है और आज भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुत बड़ी डील हुई है, महाडील। आपसे कैसा संबंध ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जानकारी दे दूं, डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी पैंतरेबाजी कर रहे थे, अब उनका खेल खत्म हो गया है। सुनिए। Reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. जब इतिहास स्वयं कहता है यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। An overseas Indian citizen. We did it. We delivered the mother of all deals. We did it, ये कहा है दर्शकों उर्सुला ने। और यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से भारत के साथ आ गया है। लेकिन दर्शकों, आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? एक तरफ दुनिया भर में युद्ध युद्ध युद्ध, ये आपने देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप की यही कोशिश थी। वो भले ही शांति की बात करें, लेकिन करवा रहे थे युद्ध। और इधर क्या कर रहे थे दर्शकों? टैरिफ टैरिफ टैरिफ। लेकिन भारत ने खेल कर दिया। ट्रंप के टैरिफ का भारत ने कैसे खेल किया, आज आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। अब दर्शकों, भारत का सबसे पहला कदम यूरोपीय बाजार को अपने साथ लाने का है। 18 साल से जो नहीं हुआ वो आज हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये सारे प्रतिनिधि हैं बिजनेस फोरम के, दिखाइए फुल फ्रेम। और आज प्रधानमंत्री ने कैसे गर्मजोशी से स्वागत भी किया, बातचीत की, दिखाइए जरा। ये दर्शकों फोटो सेशन हुआ, लेकिन ये सिर्फ फोटो सेशन नहीं है, ये इतिहास है, इतिहास। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने बताया जो डील हो रही है वो भारत और यूरोप के लिए मदर ऑफ ऑल डील है। ये यूरोप भी कह रहा है और भारत भी कह रहा है। Document to be signed is the India-EU Security and Defence Partnership. और दर्शकों, आज जब उर्सुला मंच पर थी, उर्सुला वैन, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर थे, तो कैसी केमिस्ट्री थी वो आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा, सुनवाइए। This is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. सुना आपने? उन्होंने कहा हमने कर दिखाया, हमने मदर ऑफ ऑल डील। क्यों कहा जा रहा है दर्शकों? क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो यूरोप से भारत आती हैं और उन पर भारी भरकम टैक्स लगता है, लेकिन अब ये टैक्स
नहीं लगेगा और इससे बाजार खुलेगा दर्शक, और इसीलिए कहा जा रहा है ये महा डील है। लेकिन दर्शकों, सिर्फ सामान नहीं, रक्षा के क्षेत्र में भारत और यूरोप साथ आएंगे। यानी अब अमेरिका का मार्केट जो भारत की निर्भरता बताता है वो भी अब कम हो जाएगा। यानी भारत ने एक तीर से दो शिकार किए, इसे फिर से प्ले कीजिए। हिंदुस्तान को हल्के में लेने वाले, दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने वाले ट्रंप को चक्कर आ रहे हैं। डील भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई, लेकिन बेचैनी ट्रंप के साथ साथ भारत के दुश्मनों की बढ़ गई है। We did it. We delivered the mother of all deals. कल तक जो टैरिफ की माला जप रहे थे, आज वो बैकफुट पर हैं, क्योंकि आज से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। खुद को महाशक्ति बताने वाले देश भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि रक्षा और अर्थव्यवस्था में भारत परचम लहराने जा रहा है। जो करार 18 सालों में नहीं हुआ, वो आज हो गया है। टैरिफ्स के ऊपर भी एक तरीके से काम किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही साइड्स अफेक्टेड हैं। दुनिया के ऊपर, जो दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट बन सकता है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, जो वर्ल्ड पीस के लिए भी काम कर सकता है। दुनिया के नए पावर सेंटर का लोकेशन आज से नोट कर लीजिए, जिसकी तारीफ में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कसीदे पढ़ रहे हैं, बता रही हैं कैसे हिंदुस्तान के पास हर समस्या का समाधान है, कैसे भारत दुनिया में बलवान है। अब दर्शकों, ट्रंप तो टैरिफ करते रह गए, भारत ने इधर खेल कर दिया। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं ये मदर ऑफ ऑल डील क्यों है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है दर्शकों, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं एस जयशंकर हैं और उनकी समकक्ष सिग्नेचर कर रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ये डील हुई है, जिसका ऐलान ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन और पीएम मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत ईयू के बीच समझौते साइन हो गए हैं, जिससे भारतीय और यूरोपीय दोनों देशों के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। तो वहीं ईयू अध्यक्ष उर्सुला ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% हिस्सा है। दुनिया के कुल व्यापार का लगभग दर्शकों 1/3 हिस्सा रखते हैं ये। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा, यह भारत में निवेश करने के लिए हर निवेशक और व्यवसायी के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगा। यह सिर्फ समझौता नहीं है, बल्कि समृद्धि का ब्लूप्रिंट है। पीएम मोदी ने कहा, हम मोबिलिटी का नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा व्यापक संबंध रहा है। इससे काउंटर टेररिज्म को लेकर लड़ाई और मजबूत होगी। इंडो पैसिफिक में दायरा बढ़ेगा और एजेंडा भी इसका लॉन्च हो चुका है। लेकिन दर्शकों, आज ये डील लॉक हुई है और यूरोप भी इसे लेकर काफी उत्साहित है, तो भारत भी काफी उत्साह से भरा हुआ है। सुनवाते हैं। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर
आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं मैं, कई ऐसी चीजें हैं जो अब तक आपने देखी हैं, लेकिन आज आपको बताता हूं मैं कि अभी जो डील हो रही है वो भारत के लिहाज से कितनी बड़ी है, वो यूरोप के लिहाज से कितनी बड़ी है और अमेरिका के लिए किसी धक्के से कम नहीं है। आइए जरा आपको बताते हैं। पहले आप ये देखिए, आज कहा गया है ये तो बस शुरुआत है, यानी भारत और यूरोप की ये मदर ऑफ ऑल डील बस एक शुरुआत है। आने वाले समय में बाजार खुलेगा और ये दायरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपनी तस्वीर शेयर की है और सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, और इसी को उन्होंने बताया बिग नंबर, बिग एक्सेस एंड बिग इंपैक्ट, यानी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाला है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले ये देखिए, 18 साल का लंबा इंतजार है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, यूरोपीय यूनियन और भारत की ये डील आसान नहीं थी और ये डील बहुत कठिन थी, लेकिन कैसे समन्वय हुआ है ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। यह है दर्शकों एंटोनियो लुइस, और यही है वो शख्स जिन्होंने इस डील में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अब आप कहेंगे कि इनकी कैसी भूमिका है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं दर्शकों, लेकिन आपको मैं बताता हूं। Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. प्रेसिडेंट लुइस कह रहे हैं यूरोपीय परिषद के कि मैं यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष तो हूं, लेकिन साथ ही ओवरसीज भारतीय सदस्य भी, भारतीय नागरिक भी, माफ कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताते हैं वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलने वाला है। अमेरिका ने भारत को झुकाने की पूरी कोशिश की है, दुनिया जानती है, लेकिन भारत पर दबाव बनाने के लिए उसने 50% टैरिफ थोप दिया डोनाल्ड ट्रंप ने दर्शकों। लेकिन मोदी की वैश्विक रणनीति ने दुनिया को बता दिया ये नया भारत है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। ट्रंप टैरिफ का जवाब देने के बजाय भारत ने विकल्प तलाशनी शुरू की और इसी का नतीजा है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक डील हुई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। इस करार से भारत को दूसरा सबसे बड़ा बाजार मिल गया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का करारा जवाब है। और ट्रंप को क्या लगा था, भारत अमेरिकी बाजार खोने का जोखिम नहीं उठाएगा, लेकिन भारत ने यूरोप के साथ अमेरिकी दबाव को नाकाम कर दिया है। पहले दुनिया का व्यापार अमेरिका के इर्द गिर्द घूमता था, अब ईयू और भारत जैसे बड़े प्लेयर्स खुद के लिए नए रास्ते बना रहे हैं, जहां अमेरिका और ट्रंप की टैरिफ नीति का दबदबा कम हो जाएगा। अमेरिका को नए दोस्त ढूंढने पड़ेंगे या अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, जो अभी लग नहीं रहा है जैसे हालात है डोनाल्ड ट्रंप के। दरअसल अमेरिका क्या चाहता है समझिए इसे, वो चाहता है कि भारत मिलकर चीन को रोके, लेकिन भारत ईयू के साथ मिलकर अपने फैसले खुद ले रहा है। अब ईयू भारत मिलकर चीन की सस्ती चीजों पर निर्भरता कम करेंगे, लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। इससे अमेरिका की लीडरशिप भी दर्शकों कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन दर्शकों, ये डील जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये डील बहुत बड़ी है और इसमें जिस शख्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष मिस्टर लुइस। आइए आपको बताते हैं उनका भारत से क्या नाता है। ये आप देखिए, भारत और यूरोपीय संघ में डील के अहम किरदार रहे एंटोनियो लुइस। एंटोनियो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाता गोवा से है दर्शकों, भारत का राज्य गोवा। जिस वक्त भारत और यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण डील हो रही थी, ठीक उसी वक्त एंटोनियो लुइस ने अपना OCI कार्ड दिखाया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और कहा कि मैं भले ही यूरोपीय काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं एक ओवरसीज इंडियन सिटीजन भी हूं। साथ ही कहा मेरे लिए इसका एक खास महत्व है, मतलब है। एंटोनियो ने कहा मुझे गोवा में अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है। एंटोनियो लुइस ने अपने पिता और परिवार का गोवा से रिश्ता बताया
और यूरोप भारत के बीच के रिश्ते उनके लिए बहुत पर्सनल हैं, ये भी कहा। लेकिन ये OCI कार्ड क्या होता है जो मिस्टर लुइस दिखा रहे हैं? OCI का पूरा नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये खास तरह का कार्ड है जो उन लोगों को मिलता है दर्शकों जो पहले भारतीय नागरिक थे या उनके माता पिता भारतीय थे, लेकिन अब उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। वैसे भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता है, इसलिए जब कोई भारतीय विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि ऐसे लोग भारत से जुड़े रहें, इसलिए 2005 में OCI कार्ड की सुविधा दी गई। एंटोनियो लुइस ने अपना वही OCI कार्ड आज दुनिया को दिखाया है और ट्रंप की धमकी को भी करारा जवाब दिया है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि भारत EU ट्रेड डील के जरिए यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ने लगे और उनकी चिढ़न और खीज दुनिया के सामने आने लगी है। सुन बात। वैश्विक स्थिरता के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं और ओपन सोसाइटीज के रूप में हमारे लोगों के बीच स्वाभाविक जुड़ाव भी है। इसी मजबूत आधार पर हम अपनी साझेदारी को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हम इसे विश्व की सबसे प्रभावशाली साझेदारियों में से स्थापित कर रहे हैं और इसके नतीजे भी हमें साफ दिख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारा व्यापार 2 गुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। भारत में 6000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश है। लेकिन दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसको बहुत ताकतवर बताया है, भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा बताया। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं, भारत और यूरोपीय यूनियन में रक्षा समझौते पर मोहर लगी। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और उनकी समकक्ष भी उनके साथ मौजूद है। लेकिन दर्शकों, एक खास बात, डिफेंस सेक्टर में भारत अपने आप को मजबूत करना चाहता है और रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ भी ताकतवर है। आप जानते हैं, नाटो दुनिया जानती है, कई यूरोपीय देश उसके सदस्य भी हैं। लेकिन अब अगर भारत को अपने आप को रक्षा के तौर पर मजबूत करना है तो ये भारत को महाशक्ति बनाने वाली डील है। यानी पूरा यूरोप भारत के साथ आ गया। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप कहां है? वो सिर्फ ये टैरिफ कार्ड दिखाते रह गए दर्शकों। खेल तो भारत ने कर दिया। यूरोपीय संघ 27 देशों का संघ है। आपको बताऊं मैं, ये आर्थिक और सैन्य रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस डील के बाद भारत को महाशक्ति बनाने की तैयारी में है। इसे समझिए, भारत और EU की कंपनियां नए हथियार और मिसाइल बनाएंगी। भारत में फ्रांस, जर्मनी की कंपनियों का एक साथ प्रोडक्शन होगा, जैसे तमाम वर्ल्ड लीडर्स यहां पर बैठे हुए हैं। इससे हथियार बनाने के लिए भारत को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। दरअसल भारत फिलहाल डिफेंस सेक्टर में रूस पर निर्भर है, ये दुनिया जानती है, और अमेरिका भी ज्यादा कीमतों पर भारत को हथियार बेचता है दर्शकों। लेकिन इस डील के बाद भारत आत्मनिर्भरता की राह पर चलेगा और आप समझिए, इसे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। भारत खुद हथियार बनाएगा। EU की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि अब यूरोपीय संघ से हथियार और टेक्नोलॉजी आएगी। साथ ही साथ आपको बताऊं, इसके अलावा समुद्र में भारत की सुरक्षा में EU का साथ मिलने वाला है। आपको जानकारी दे दें, साइबर अटैक रोकने में जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की भारत को मदद मिलेगी। साथ ही डिफेंस के साथ स्पेस में भी EU का सहयोग भारत को मिलने वाला है। और बड़ी बात तो यह कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में EU अब भारत के साथ रहेगा। यानी आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से अब भारत और EU साथ आ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र क्या करें, सुनवाता हूं आपको। यूरोपियन यूनियन की जो सबसे बड़ी ताकत है कि एक ही झटके में हम ब्लॉक ऑफ 27 कंट्रीज के साथ हम डील कर रहे हैं और इन कंट्रीज के पास एक तरीके से दे आर दी लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इनके पास वो जॉब्स हैं
जो दुनिया के काम आ सकते हैं, इंडिया के काम आ सकते हैं। अब तक अगर इनकी सिर्फ 6,000 कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, कल हम देखेंगे कि 60,000 कंपनी भी ऑपरेट कर सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ट्रंप टैरिफ्स के ऊपर भी एक तरीके से काम किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही साइड्स अफेक्टेड हैं। दोनों को ज़रूरत है कि, और जो डिक्लेरेशन में कितनी अच्छी बात कही गई कि टैरिफ्स का एरा नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट्स का एरा होना चाहिए, जहां दोनों के तरफ बेनिफिट हो। टैरिफ की दादागिरी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी हद तक ट्रंप को एक बड़ा अच्छी एडवाइस मिलेगी कि वो जिस गलत रास्ते पर चल रहे हैं उसको करेक्ट किया जा सके। सुन लिया दर्शकों आप, लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, कई बिजनेसमैन हैं जो भारतीय बाजार की तरफ देखते हैं, और कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि फायदा हो, क्योंकि अभी मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, अस्थिर है दर्शकों। लेकिन यूरोप के आने से कई चीजें सस्ती होने वाली हैं, जो शायद काफी ज्यादा महंगी थी, लेकिन अब उन पर टैक्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि महाडील साइन हो चुके हैं। इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी जाएगी या जीरो कर दी जाएगी। आपको तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों, ये वो सामान है जिसमें दवाइयां शामिल हैं, खाने पीने का सामान भी इसमें शामिल है दर्शकों, और महंगी लग्जरी कार्स भी शामिल हैं जो अब सस्ती हो जाएंगी, और उसकी तस्वीर भी आ रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, ये कार्स जो हैं ये भी सस्ती हो जाएगी, जिसमें लैम्बोर्गिनी है, BMW है। यानी अब जो बड़े बड़े सपने महंगी कारों के देखा करते थे, अब वो भी सस्ती हो जाएगी। अब दर्शकों सिर्फ कार नहीं, मैंने जैसा बताया आपको, मेडिकल और ऐसे रोजमर्रा के सामान, खाने पीने के सामान जो सस्ते होने वाले हैं, और उसके लिए पूरी तरह से भारत और यूरोप तैयार भी हो गए। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये डील आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मदर ऑफ ऑल डील से भारत और EU दोनों को फायदा होने वाला है। डील से भारत में यूरोप से आने वाली बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम या जीरो कर दी जाएगी दर्शकों। लगभग 97% यूरोपीय सामान पर टैरिफ कम हो जाएगा। लग्जरी और प्रीमियम कारों की कीमत लाखों में आ जाएगी। अभी लग्जरी कारों पर 100 से 110% तक ड्यूटी लगती है। डील के बाद ये धीरे धीरे 10% तक हो जाएगी, यानी 1 करोड़ की कार लाखों रुपए सस्ती हो जाएगी। और इसके साथ यूरोपीय शराब पर भी अब 150% ड्यूटी है। अब वाइन और शराब पर टैक्स घटकर 20 से 30% होगा, यानी यूरोपियन वाइन, स्कॉच, बियर काफी सस्ती हो जाएगी। चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड, जैम पर भी 50% टैरिफ है। इस डील के बाद चॉकलेट, बिस्किट पर भी टैरिफ 0 कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑलिव ऑयल और फ्रूट जूस भी सस्ते हो जाएंगे। ज्यादातर दवाइयां और मेडिकल डिवाइस पर भी 10 से 11% ड्यूटी है। अब दवाइयों पर लगने वाला 11% तक का टैक्स 0 कर दिया जाएगा। और यूरोप की कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयां भी सस्ती हो जाएंगी। साथ ही ज्वेलरी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। फैक्ट्री मशीन्स पर 20 से 44% तक ड्यूटी को घटाकर 0 कर दिया जाएगा, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी दर्शकों, और प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे। कुल मिलाकर इस डील से भारतीय कंज्यूमर को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। और आपको बताएं, यही बड़ी बात है। आज हमने इकोनॉमिस्ट आकाश जिल्दन से बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। हिंदुस्तान और EU की ट्रेड डील के कारण कंज्यूमर के लिए बहुत सी दवाइयां, जिसमें कैंसर की दवाइयां शामिल है, उसके अलावा आयरन एंड स्टील जो घर बनाने के लिए जरूरी है, केमिकल जो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है वो सस्ता हो जाएगा, ब्रेड, पेस्ट्रीज, चॉकलेट सस्ती हो जाएंगी, मोबाइल फोन के कंपोनेंट सस्ते हो जाएंगे जो मोबाइल फोन को सस्ता करेंगे, ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी, कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें सस्ती हो जाएंगी। और इस ट्रेड डील की वजह से इंडिया EU ट्रेड डील की वजह से हिंदुस्तान के खरीदार के लिए, कंज्यूमर के लिए, आम आदमी के लिए बाजारों में सामान खरीदना सस्ता हो जाएगा, उसके लिए बाहर आ जाएगी। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और खबर आई है, और यह खबर आपको देखनी चाहिए दर्शकों। ना जाने क्या कोई गैंग है या कोई साजिश है। ये लोग आए दिन हिंदू त्योहारों पर पत्थर फेंकते हैं। एकाएक कहीं से छत से पत्थर बरसने लगते हैं, कई घरों से पत्थर आ जाते हैं, और मौलाना साहब इनकी कवर फायरिंग करते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। ये सरस्वती पूजा पर पत्थरबाजी हुई है, फुल फ्रेम दिखाइए। कट्टरपंथी हर जगह पर पत्थर बरसा रहे।
मैं आपको बताता हूं वहां पर लोग हैं और कैसे ये पत्थरबाजी हो रही है, क्या कह रहे हैं, सुनिए, सुनवाइए। अगर दादा से भेंट हुआ से तो वीडियो हुआ से कदम बना रही है। तो अब यहाँ जय श्री राम और पत्थरबाजों के बीच जो लड़ाई हुई है, जिनमें ये कुछ दुकान को भी नुकसान हुई है, कुछ गाय को नुकसान हुई है, और यहाँ पे तमाम पब्लिक यहाँ पे मौजूद है। देखा दर्शकों आपने, जय श्री राम को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। 2024 में ऐसा ही हुआ था दरभंगा में, 2025 में भी ऐसा ही हुआ। यानी ये नफरती साजिश है। मैंने जैसा कहा ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन दर्शकों ये बिहार में तो हो रहा है, लेकिन पड़ोस में झारखंड है, वहां पर भी ऐसा ही हुआ। ये देख रहे हैं आप, कल ही मैंने आपको दिखाया था। यानी वहां पर भी साजिशन, पत्थरबाजी और हिंसा की गई है। अब दर्शकों पवित्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज एक तस्वीर भी सामने आई, देख रहे हैं आप, ये एक मुस्लिम परिवार है, ये कहीं मंदिर गया दर्शकों, मां नैना देवी के मंदिर, और वहां पर ये चप्पल पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं। ये तस्वीर भी सामने आई है दर्शकों नैनीताल से। अब इन तमाम तस्वीरों को देखकर दर्शकों आपको लग रहा होगा कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है, क्या कोई साजिश है? अगर साजिश नहीं है तो ये लोग कौन है जो ऐसी हरकत कर रहे हैं? सवाल यही पूछे जाने चाहिए। लेकिन आज मौलाना अरशद मदनी आ गए, वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हिंदू कर रहे हैं। सोचिए आप, ये कवर फायरिंग देने जैसा है दर्शकों। सारे मुसलमान नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हैं तो उनके खिलाफ बोलना चाहिए। सुनिए जरा मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं। वो क्या जाने कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों की कुर्बानी क्या है। सारे उलमा की फहरिस्त मिलेगी आपको, कौन ने मुल्क की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। तकदीर की बात है, आज उन्हीं की औलाद दहशतगर्द कहलाती है। उन्हीं के बनाए हुए मदरसों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। ये मुल्क की फिरका परस्ती की ताकत है, मुल्क को चलाने वाली ये ताकत नहीं, ये मुल्क तो बर्बाद हो रहा है। हमें मौलाना अरशद मदनी की बात सुनिए दर्शकों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कुछ दिन पहले मौलाना अरशद मदनी थे, वो कह रहे थे कि हम 20 करोड़ हैं, और 20 करोड़ वाली धमकी दी उन्होंने। 24 घंटे बाद दिल्ली में क्या हुआ था दर्शकों? तुर्कमान गेट पर हिंसा। तो क्या फिर से मौलाना अरशद मदनी कोई साजिश कर रहे हैं? दिखाता हूं आपको। 20 करोड़ मुसलमान कम है? कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे? 20 करोड़ मुसलमान कम है? कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम। वो क्या जाने कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों की कुर्बानी क्या है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। एमपी से बिहार तक हिंदू और हिंदू त्योहार नफरती चिंटुओं के निशाने पर हैं। जिहादी सोच हिंदू उत्सवों पर चोट कर रही है, जिसका नया सबूत बिहार का दरभंगा है। अगर दादा से भेंट हुआ से तो वीडियो हुआ से कदम बना रही है। झारखंड और मध्य प्रदेश में ठीक यही पैटर्न था, जहां नफरत के पत्थर से सनातन आस्था पर चोट पहुंचाई गई। जगह बदली, मौके बदले, लेकिन पत्थर चलाने वाले नहीं बदले। वही भाईजान, वही पत्थर। फिर भी मौलाना मदनी जैसे लोगों को भारत में सांप्रदायिकता नजर आती है, लेकिन पत्थरबाज नहीं। सारे उलमा की फहरिस्त मिलेगी आपको, कौन ने मुल्क की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। तकदीर की बात है, आज उन्हीं की औलाद दहशतगर्द कहलाती है। उन्हीं के बनाए हुए मदरसों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। ये मुल्क की फिरका परस्ती की ताकत है, मुल्क को चलाने वाली ये ताकत नहीं, ये मुल्क तो बर्बाद हो रहा है। मौलाना की ये सोच भारत के अमन पर चोट करने वाली है, लेकिन जिहादी सोच का सनातनियों ने एक और इलाज निकाला है। 4 धाम में अब भाईजान की नो एंट्री। 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं को अगर जाना है तो सबसे पहले वो अपने मस्जिदों में, अपने दरगाह में भी राम नाम ले और सनातनी बने। सनातनी बन करके जा सकते हैं।
जिन्हें गैर हिंदुओं की एंट्री बैन से दिक्कत है, उन्हें तस्वीर देख लेनी चाहिए। शायद सोच बदले ना बदले, सच तो दिख ही जाएगा। लेकिन दर्शकों, सवाल यही है, क्या वाकई कोई साजिश है? आखिर एकाएक हिंदू त्योहारों पर इस तरह से हमले क्यों किए जाते हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। यह दर्शकों प्रतीकात्मक तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मौलाना मदनी ने एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया है। आपको बताऊं, मौलाना ने भारत में सांप्रदायिक माहौल होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जबकि सच यह है हिंदू त्योहारों पर कट्टरपंथी हमला करते हैं। और बिहार में सरस्वती पूजा पर कट्टरपंथियों ने पत्थर से हमला कर दिया। आपको जानकारी दे दूं, दरभंगा में पूजा के दौरान जैसे ही हिंदुओं ने जय श्री राम का उद्घोष किया, उधर पत्थर बरसने लगे। भाईजान भड़क गए और पूजा पंडाल पर पत्थर चलाने लगे। खबर तो यह भी है कि ऐसा नहीं है कि यह हमला अचानक हुआ, बल्कि ये एक पैटर्न है दर्शकों। समझिए, 2020 से लेकर 2024 और 25 में भी हमारी टीम ने खंगाला तो इसी तरह दरभंगा में पत्थरबाजी। ये पैटर्न साफ साफ सबूत है कि हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। और 25 जनवरी को झारखंड में भी कुछ इसी तरह से पत्थर चलाए गए थे। हजीराबाग में कट्टरपंथियों ने सरस्वती पूजा को टारगेट किया था। और हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने का जिहादी ट्रेंड साफ साफ अब दिखने लगा है दर्शकों। लेकिन मौलाना मदनी है, उन्हें भारत में सांप्रदायिकता नजर आती है। लेकिन सवाल ये, मौलाना मदनी ये बताना भूल गए कि सांप्रदायिक साजिश कौन रच रहा है, इसके पीछे कौन है। क्योंकि दुर्गा पूजा हो तो पत्थर चलते हैं, हनुमान जयंती हो तो पत्थर चलते हैं, और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा पर भी नफरती पत्थर चलने लगे। मौलाना हिंदुओं को ही सांप्रदायिक बताने की कहीं साजिश तो नहीं कर रहे हैं? ये सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं मैं कैसे मौलाना मदनी इस पूरे मामले को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए और समझिए। वो क्या जाने कि मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों की कुर्बानी क्या है। सारे उलमा की फहरिस्त मिलेगी आपको, कौन दे मुल्क की आजादी के लिए काम कर रहे थे। तकदीर की बात है, आज उन्हीं की औलाद दहशतगर्द कह जाती है। उन्हीं के बनाए हुए मदरसों को कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी का अड्डा है। ये मुल्क की फिरका परस्ती की ताकत है, मुल्क को चलाने वाली ये ताकत नहीं। ये मुल्क तो बर्बाद हो रहा है। हमें दावा और सच्चाई मैंने आपको बता दी, लेकिन मदनी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार किया है। सुनवाता हूं आपको। आपने आज़ादी में योगदान किया, मुझे बेहतर हंसी आती है, जिन्होंने योगदान तो किया था, लेकिन क्या योगदान किया था, उसका प्रतिफल था पाकिस्तान। लेकिन खैर, अगर ये अभी भी डींगे भरते हैं तो उनको बताइए कि जब वहाँ पर तिरंगा लहराने की बात आती है तो कि सारे के सारे जो मुल्ला बिरादरी है या जो कट्टरपंथी गैंग है उसको मिर्ची क्यों लग जाती है? आप मुझे बताइए। एक मौलाना कहता है कुछ और, दूसरा मौलाना कहता है कुछ और। वो कहता नहीं, सेकुलर हमारा जो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा और हमें ये ज़बरदस्ती मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अभी कौन कर रहा है? मौलाना मदनी ने जो कुछ कहा है वो सीधे सीधे हमारे देश के मुसलमानों के अंदर कट्टरवाद पैदा करना, उनको उकसाना और उनके दिमाग में यह बात भरना है कि पूरा देश तुम्हारे विरुद्ध नफरत और हिंसा का भाव पैदा कर रहा है। हर बार वो कहते हैं कि देश से हमको प्यार है, देश हमारा है। तो देश हमारा है तो आप इस प्रकार से आखिर इस देश में नफरत की और हिंसा की राजनीति कौन कर रहा है, घृणा की राजनीति कौन कर रहा है? बड़ी बात क्या है दर्शकों, अगर ये ऐसे ही पत्थरबाजी चलेगी तो फिर एक ही इलाज है, वो इलाज है दर्शकों बुलडोजर। ये देख रहे हैं आप, मां सरस्वती का विसर्जन अब बुलडोजर से किया जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर ही है जो पत्थरबाजों में खौफ पैदा कर रहा है। एमएन सुनाइए। पत्थर हमारे त्योहारों पर यानी सनातन पर, और दावा कर रहे हैं मौलाना साहब कि ये साजिश की जा रही है, मुसलमान परेशान हो रहा है। लेकिन संतों ने भी उन्हें जवाब दे दिया है दर्शकों, सुनवाता हूं आपको। मौलाना मदनी का शुरू से कार्य रहा है समाज में विद्वेष फैलाना और समाज को विघटित करना।
सनातन परंपरा में राम को मानने वाले लोग हैं, रहीम को मानने वाले लोग हैं। हम लोग विद्वेष और सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। रावण से ही इनका तुलना कर दीजिए। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी दुकान में ताला लग रही है। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू यहाँ हो नहीं पा रहा है। इस कारण से इनको ऐसा लग रहा है कि ये सांप्रदायिक रंग घोला जा रहा है। सांप्रदायिक रंग नहीं घोला जा रहा है। अब हिंदुस्तान के लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में यकीन रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मुंह से जब भी निकलता है तब अराजक तत्व की बात ही निकलती है। इसके अलावा उन लोगों को कुछ नहीं निकलता। मीडिया उन पर कवर करेगा, मीडिया उनके आगे पीछे घूमेगा और देश में जो कट्टरवादी सोच के लोग होंगे वो पसंद करेंगे कि ये हमारे हित की बात करें। लेकिन दर्शकों अब क्या करें आप बताइए। उत्तराखंड में एक बड़ा फैसला ही लिया गया है। इसी को देखते हुए दर्शकों ये फैसला लिया है कि अगर ऐसी हरकत की जा रही है तो फिर मंदिर के आसपास गैर हिंदुओं को एंट्री ही ना दी जाए। और ऐसे 50 मंदिर हैं जहां गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी है दर्शक, जिसमें 4 धाम के मंदिर हैं। अब हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखाता हूं, आ जाइए जरा। ये आप देखिए, जो हिंदू नहीं है उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बोर्ड लग गया है, देख रहे हैं ना आप। ये बोर्ड दिखाइए जरा फुल फ्रेम, हरिद्वार में लगा हुआ है दर्शकों। यानी गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। अब आप ये बताइए दर्शकों, मंदिर में अगर गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं दिया जाए तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जिन्हें हर बात में दिक्कत है, फिर से दिक्कत होने लगी। वो भड़क गए, उन्होंने कहा भाई ये कैसा फैसला है, सुनिए जरा। ईसाई देखिए, हमारे यहाँ हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, जो दरगाहें हैं, वो सबके लिए खुली हुई हैं। कोई भी आए, कोई भी देखे इनमें क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सब आए देखें। हम पर जो इल्जाम लगता है कि मदरसों में पढ़ाया जाता है, हम तो दावत देते हैं कि आओ देखो क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में। पाबंदी वही आदमी लगाता है जिसके दिल में कुछ खोट होता है। सवाल यह है दर्शकों, कई जगह जहां पर हिंदुओं को भी एंट्री नहीं है, लेकिन वजह क्या है समझिए जरा। ये ऐसे कालनेमी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना दर्शकों, ये भगवा चोला ओढ़ लेते हैं और अंदर इनका नाम क्या है, हसन, शाबिर। सुनिए जरा, ये अपने खुद के नाम बता रहे हैं, सुनवाइए जरा, एमएन सुनवाइए। जिला सिपोल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने? कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद, आगरा जिला फिरोजाबाद। मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। मोहम्मद हसन, गाँव का नाम दहा, बागपत जिला। अब नहर की पटरी पे घूम रहता है, मांगने खाने का काम है। और आज मैं मौलाना साहब से पूछना चाह रहा हूं कि भाई जब गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है और ऐसी जगह पर वर्जित है जहां पर लोग भगवा चोला ओढ़कर आ रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? ये तो 4 धाम यात्रा है, पवित्र यात्रा है, लेकिन इसमें भी कई लोगों को दिक्कत है दर्शकों। आपको बताता हूं मैं, उत्तराखंड के कई मंदिरों में हिंदुओं की एंट्री पर रोक, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई गई है दर्शकों। मंदिर समितियां और प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह फैसला लिया है। आपको बताऊं, अब हर की पैड़ी पे और गंगोत्री धाम में गैर हिंदू नहीं जा पाएंगे, एंट्री उनकी बैन है। गंगोत्री क्षेत्र के आसपास नियम सबसे ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ के आसपास मंदिर परिसर में पहचान की जांच की जाएगी। आपको बताऊं, केदारनाथ मार्ग पर भी गैर हिंदुओं के घुसने पर रोक लगा दी गई। हरिद्वार, ऋषिकेश में कुछ प्राचीन मंदिर की सूची भी सामने आ गई। बद्री केदार मंदिर समिति ने कुल 48 मंदिरों में बैन करने का प्रस्ताव रखा है। फैसला श्रद्धा, सुरक्षा और परंपराओं की रक्षा बताकर लिया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें, मंदिर समितियों का कहना है धार्मिक मर्यादा सर्वोपरि है, ये होनी भी चाहिए। मंदिर आने वालों में आस्था और आचरण की समझ होनी चाहिए। यह फैसला मंदिर को अपवित्र होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि सिर्फ हिंदू मंदिरों में गैर मजहब की रोक नहीं लगाई गई है। आपको बता देना चाहता हूं, इस्लाम में भी गैर मुसलमानों को कई मस्जिदों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। यहूदी धर्म में पूजा स्थलों पर बाहरी प्रवेश सीमित रहता है। तो फिर इस फैसले से मौलाना क्यों आखिर चिढ़ रहे हैं, सवाल यही खड़ा होता है। लेकिन सुनिए, इस फैसले के बाद कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनवाता हूं आपको। यदि मस्जिद में सनातनी नहीं जा सकते तो सनातनीय मठ मंदिरों में इस्लाम का भी प्रवेश वर्जित होना चाहिए।
पहले तो हम लोगों के यहाँ कोई रोक टोक नहीं हम लोग करते थे, लेकिन अब जैसी स्थिति पैदा हो रही है उसको देख करके बड़ा कष्ट हो रहा है। जिनकी चार धाम में आस्था है वो आए, उनके लिए मोस्ट वेलकम, लेकिन जिनकी देवी देवताओं पर आस्था नहीं है, जिनकी देवभूमि पर आस्था नहीं है, तो मैं कहता हूं कि जिनकी मां गंगोत्री, मां यमुनोत्री पर श्रद्धा नहीं है, उनका लाइनअप नहीं है, तो उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को कोई विवाद होता है तो माहौल देश का खराब होता है। कट्टरपंथी जिहादियों का एक ही मकसद होता है, सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाना, और लगातार लैंड जिहाद, थुक जिहाद ये सब चलता, इसीलिए रोक लगना स्वाभाविक है। देखिए, हमारे यहाँ हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, जो दरगाहें हैं, वो सबके लिए खुली हुई हैं। आजकल आप देख रहे हैं तलवारें बढ़ रही हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो कि भाई हम यहाँ इस तरह का कोई प्रशिक्षण शुरू करेंगे जो लोगों की नजर में ना आए, उसको न दिखाना चाहते हो, खुफिया तरीके से तैयारियां करना चाहते हो। दर्शकों, मौलाना अरशद मदनी साजिश की बात कर रहे हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन साजिश कौन रच रहा है आज मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको देखनी चाहिए दर्शकों। ये 1000 किलो विस्फोटक, एक दो नहीं 10,000 किलो विस्फोटक ये शख्स लेके आया है। इसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा दर्शकों। लेकिन उसके बाद एनएसजी कमांडोज मैदान में आ गए, क्योंकि अगर मैं नाम बता दूंगा तो दावा किया जाएगा ये खास धर्म से आते हैं। लेकिन आपको बताऊंगा मैं। तस्वीर दिखाइए, पहली तस्वीर एलओसी के पास सेना की ड्रिल, और सेना इन जैसे साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार है। एम्बियंस सुनाइए। अब दर्शकों ये आप देखिए, ये साजिश कर रहे हैं विस्फोटक की। आपको याद है ना, दिल्ली में भी ऐसा ही विस्फोटक आया था। अब पुंछ जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच सेना के जवान तैयार हैं, मुस्तैदी के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये 10,000 किलो विस्फोटक जांच पड़ताल की गई, नागौर राजस्थान से मिला है। आप इस तस्वीर को बस देख लीजिए। ये पुलिस ने जब्त किया है, और ऐसी जगह से जब्त किया है जहां कोई नहीं था, सुनसान इलाका, और एक खेत के बीचों बीच एक घर, और उसमें 10,000 किलो विस्फोटक। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, जैसे ये खबर सामने आई है, एनएसजी कमांडोज को मैदान में उतार दिया गया है, जम्मू में तैनाती कर दी है। फुल फ्रेम दिखाइए। एनएसजी कमांडोज अब वहां तैनात रहेंगे। अब आपको दिखाता हूं, एनएसजी ने मैदान पे आकर ड्रिल भी शुरू कर दी है। फुल फ्रेम दिखाइए इधर से। ट्रेन्ड कमांडोज अब मैदान में आ गए। लेकिन दर्शकों, जब एनएसजी कमांडोज मैदान में आए तो पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। ये देख रहे हैं आप, सेना ने जैश के कमांडर उस्मान को ढेर कर दिया है, और ये कार्रवाई अब रुकने वाली नहीं है। ये पाकिस्तान कितनी ही साजिश कर ले, भारतीय सेना सबक सिखाती रहेगी। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शक। ये पाकिस्तान आतंकियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये लश्कर का आतंकी है, और ये लग्जरी गाड़ियों में जा रहा है। यानी इधर भारतीय सेना ठोक रही है, और उधर पाकिस्तान आतंकी तैयार कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। भारत ने अब आतंक के समूल नाश का प्रण ले लिया है। जम्मू कश्मीर में सबसे घातक एनएसजी कमांडो भेजे गए हैं, जो आतंकियों को मारने के साथ साथ आतंक को जड़ से खत्म कर देंगे। घुसपैठ के बाद मुनीर के आतंकी जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में छिप जाते थे। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो इन छिपे हुए आतंकियों का शिकार करेंगे। ये वही जवान हैं जिन्हें खासतौर पर सिखलाई दी गई है कि आखिरकार उन इलाकों में जहां काफ़ी रिहायशी इलाका है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होस्टेज जैसी सिचुएशन है, वहां कैसे इन ऑपरेशंस को अंजाम देना है। तकरीबन 200 के करीब एनएसजी के कमांडोज पूरे जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और इन ऑपरेशंस को अंजाम देंगे।
एनएसजी देश की सबसे घातक और सबसे प्रशिक्षित फोर्स है। 200 से ज्यादा कमांडो ने जम्मू में पोजीशन ली है। जाहिर है एनएसजी की तैनाती आतंकियों के साथ साथ उनके आका पाकिस्तान को भी वार्निंग है। भारत हर तरीके के आतंक का समूल नाश करने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों, एनएसजी मैदान में आ गई है और इधर 10,000 किलो विस्फोटक भी आ गया है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले बताता हूं एनएसजी कमांडोज मैदान में आ गए। भारतीय सेना लगातार आतंकियों का खात्मा कर रही है। आपको जानकारी दे दे, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन जारी है। 23 जनवरी को सेना ने जैश के कमांडर उस्मान को ढेर कर दिया है और यह पाकिस्तानी आतंकी 4 साल से घाटी में सक्रिय था। जम्मू कश्मीर में अभी भी 50 से 60 आतंकी एक्टिव हैं। इन आतंकियों के खात्मे के लिए अब एनएसजी कमांडोज मैदान में उतार दिए गए हैं। 200 से ज्यादा एनएसजी कमांडोज की तैनाती जम्मू रीजन में की गई और कठुआ, उधमपुर, डोडा जैसे जिलों में आतंकी छिप कर रहते हैं। आपको जानकारी दे दे, पाक आतंकी ज्यादातर कठुआ या सांबा सेक्टर में घुसपैठ करते हैं और घुसपैठ के बाद आतंकी रिहायशी इलाकों में कहीं छिप जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं। आतंकी यहां पर नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अब रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकियों को खत्म करना आसान नहीं होता, इसलिए एनएसजी कमांडोज को मैदान में उतारा गया है और एनएसजी कमांडो आतंकी हमले को लेकर भी हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। ब्लैक कैट कमांडो अर्बन वॉरफेयर और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में माहिर होते हैं। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो पलक झपकते ही आतंकियों को ढेर करेंगे और एनएसजी कमांडो जम्मू पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सेना के कमांडो और एसओजी के साथ ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन टीमें भी गठित कर दी गई हैं, जो रिहायशी इलाकों में सर्चिंग कर आतंकियों को खोज निकालेंगी। और इसके लिए आप समझिए, मतलब साफ है, अब आतंकी रिहायशी इलाकों में भी छिप नहीं पाएंगे। एनएसजी के कमांडो आतंकियों का खेल खत्म कर देंगे। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं एनएसजी कमांडोज की एंट्री के बाद क्या माहौल है। ये जो आप K9 स्क्वाड का एक डॉग देख रहे हैं, ये एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करता है। वहीं दूसरा डॉग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये खास तौर पर तैयार किया गया है अटैक डॉग के तौर पर, यानी कि अगर कोई भी हॉस्टेज सिचुएशन होती है या आतंकी किसी भी बिल्डअप एरिया के अंदर मौजूद हैं तो ये उन पर अटैक भी करता है। इसके अलावा आप देखेंगे नाइट विजन कैमराज के साथ ये ट्रूप्स यहाँ पर तैनात, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। लेकिन दर्शकों, एनएसजी कमांडोज मैदान में आ गए। ये कमांडो कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने ताकतवर होते हैं, कितने खास होते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। एनएसजी भारत के सबसे ट्रेंड विशेष बलों में से एक है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसका गठन किया गया। मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देना है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा भी एनएसजी कमांडोज करते हैं और इन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से आप जानते हैं। काली वर्दी पहनते हैं, इसलिए ब्लैक कैट कमांडो भी इन्हें कहा जाता है। एनएसजी ने कई बड़े ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 26/11 मुंबई हमला, अक्षरधाम मंदिर पर हमला, पठानकोट एयरबेस पर हमला इसमें शामिल है। और ये जो कमांडोज आपको दिख रहे हैं, बंधक बचाव आतंकवादियों का सफाया करते हैं। विस्फोटक को नष्ट करने जैसे काम में भी ये माहिर होते हैं। लेकिन बनते कैसे हैं? सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों में से ही कमांडोज को चुना जाता है। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। 26 तरह के टास्क सिर्फ 25 दिन में पूरे करने होते हैं। 90 दिन की कठोर ट्रेनिंग की जाती है। 50,000 से ज्यादा कारतूस चलाने की प्रैक्टिस होती है। 25 सेकंड के अंदर 14 टारगेट को हिट कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में बाधाओं को पूरी तरह से पार करते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। चुने गए 100 जवानों में से सिर्फ 20 ही ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं और यही जवान एनएसजी कमांडो बनते हैं। इनको अपनी पहचान गुप्त रखनी होती है। हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना जरूरी है। सैलरी 50,000 से 3 लाख रुपए महीने भी हो सकती है। लेकिन दर्शकों, ये कमांडोज जैसे ही मैदान में आए हैं, उसके बाद सवाल ये, क्या कोई साजिश रची जा रही है? पहले आप सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र को, उसके बाद साजिश बताऊंगा। पाकिस्तान से आतंक का नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है और अब एक बार फिर से नोटिस किया जा रहा है कि जेएनके की तरफ आतंकवादी जो हैं वो अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात है कि रिहायशी इलाकों में
वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आई थिंक एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया है कि एनएसजी के 200-250 कमांडोज को डिप्लॉय किया जाए और इन टेररिस्ट को मारा जाए। बात सवाल ये होता है कि क्या भारतीय सेना की टुकड़ियां ये नहीं कर सकती? टुकड़ियों में और एनएसजी के ऑपरेशन के काम करने के तरीके में बहुत फर्क है। एनएसजी की हिट टीम्स छोटे छोटे ग्रुप में 2 से 4 से 6 लोग मिलाकर अपने ग्रुप बनाकर उसमें ऑपरेट करते हैं। उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से है, उनका दिमागी काम करने का जो तरीका है वो उस तरीके का है। जबकि सैनिक टुकड़ियां जो होती हैं वो एक कंपनी बेस की तरह काम करती हैं, बटालियन की तरह काम करती हैं। दर्शकों, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश करने वाले कई लोग हैं और देश में छिपे गद्दार हैं जो उनकी मदद करते हैं। दर्शकों, मैंने आपको शुरुआत में एक शख्स दिखाया था, उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि उसके पास से 1-2 नहीं 10,000 किलो विस्फोटक देख रहे हैं आप, ये अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ है और ये वही विस्फोटक है जिससे दिल्ली में ब्लास्ट किया गया था। लेकिन ये राजस्थान में कैसे पहुंचा, ये राजस्थान में कहां से आया, सवाल बहुत बड़ा है दर्शकों। और इतना विस्फोटक वो तो थोड़ा सा ही था, यहां आप देखिए बोरियों में भरा हुआ है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये विस्फोटक है, लेकिन ये यहां पर कैसे आया पुलिस ने बरामद जरूर कर लिया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इसे लाया कौन। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं इसके पीछे शख्स जो है ये है वो, इसका नाम है सुलेमान। दर्शकों, अब ये सुलेमान जो है ये इतना विस्फोटक क्यों लाया, खबर तो ये है कि इसके पाकिस्तान से भी तार जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये बहुत बड़ी साजिश है और अगर ये है तो इससे पर्दा उठना चाहिए, इसलिए ही पुलिस और टीम जांच कर रही है। लेकिन आपको बताता हूं 10,000 किलो विस्फोटक राजस्थान के नागौर से बरामद किया गया है। दर्शकों, जो आप देख रहे हैं 10,000 किलो अवैध विस्फोटक मिला है जो एक खेत के बीच कमरे में था। नागौर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में फार्म हाउस बना हुआ है। दर्शकों, फार्म हाउस में 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है, 5,690 डेटोनेटर और 150 किलो नीली बत्ती वायर भी मिला। 15,000 मीटर लाल बत्ती वायर भी यहां से बरामद किया। ये क्या तैयारी कर रहा था? पुलिस ने आरोपी सुलेमान को अब गिरफ्तार कर लिया है और सुलेमान ने खेतों में बारूद का गोदाम बना दिया था। दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस का कहना है सुलेमान 2023 से विस्फोटक जमा कर रहा था, 2 साल से। सुलेमान ने जमीन कब्जा करके फार्म हाउस बनाया हुआ है और 10,000 किलो विस्फोटक से 300 मीटर का एरिया तबाह हो सकता है। 300 मीटर विस्फोटक में अगर ब्लास्ट हो जाता तो पूरा इलाका गायब हो जाता। दर्शकों, पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां इस केस की निगरानी कर रही हैं। लेकिन आप समझिए, राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और साजिश के पीछे पाकिस्तानी एंगल की भी जांच की जा रही है। खबर आपको बताएं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जतिन शर्मा और वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये विस्फोटक रखा था। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। मेरे पीछे आप ये फार्म हाउस कह लीजिए, इस जगह से ही वो 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। इस विंडो को देखेंगे, इस विंडो के ठीक बगल में आपको ये लकड़ी का जो कार्टून है, डब्बा है, बॉक्स है, वो नजर आ रहा है। लेकिन इस विंडो के बाहर से ही मैं पढ़ पा रहा हूं कि एक्सप्लोजिव इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है। ये देखिए EXPLOSIVE, एक्सप्लोजिव बाहर से हुआ और इन्हीं कार्टून्स के जरिए वो डेटोनेटर अंदर रखे गए थे। इसी कार्टून के जरिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा गया था और इन्हीं कार्टून और अलग अलग आप देखेंगे अंदर आपको बोरियां रखी हुई नजर आएंगी। और इसी जगह पर जब पुलिस पहुंचती है, रेड्स कंडक्ट करती है, तो यहां से हजारों संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी बरामदगी की गई। बड़ी बात क्या है दर्शकों, यहां पर तो साजिश की जा रही है, लेकिन साजिश तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं, हट नहीं रहे, लेकिन उनके साथ अधिकारी आ गए हैं और अब कहा जा रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद भेदभाव करने लगे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्या जाल है उनका, क्या तैयारी, आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, ये है वो अधिकारी जो अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए और कह रहे हैं कि आज मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं
क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ। अब दर्शकों, यहां तो एक अधिकारी है, लेकिन अब इधर आप देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया। ये जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर है और इन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ के साथ हूं, योगी आदित्यनाथ के साथ गलत किया जा रहा है और इन्होंने आज योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। लेकिन दर्शकों, दावा किया जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद की वजह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की जंग हो रही है और वो सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये जंग सियासी होने लगी है, सियासी होने लगी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर सियासी नहीं है तो फिर ये विवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? रिपोर्ट में समझिए। क्या ब्राह्मण वर्सेस राजपूत कराना चाहते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले में प्रशासन के को योगी की ठकुरैती बताया था, जिसके बाद बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मणों पर अत्याचार का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। अभी इस घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। प्रशांत कुमार ने योगी के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बयानबाजी को इसका कारण बताया। उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया। तो सवाल ये कि क्या अपने मकसद में अविमुक्तेश्वरानंद कामयाब हो गए? और सवाल ये भी, क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाकई में विपक्ष का मोहरा है? क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद उन्होंने फौरन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात भी की और स्वामी जी ने उन्हें शाबाशी दी है। सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद डटे हुए हैं और इधर अधिकारी वर्सेस अधिकारी होने लगा है। विपक्ष अपने हिसाब से जो काम कर रहा था उसमें वो लगता है वो कामयाब हो गया। विपक्ष ने मिशन दिया अविमुक्तेश्वरानंद को, ऐसा लोग बोल रहे हैं, और वो उसे मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। योगी के खिलाफ मूव कीजिए ग्राफिक्स। शंकराचार्य के पद और ब्राह्मण का अपमान हो रहा है, इस मुद्दे को उन्होंने हवा दी। कई दिनों से वो बयानबाजी कर रहे हैं और उन्होंने इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जिसके बाद एक सिटी मजिस्ट्रेट ने भावुक होकर इस्तीफा दे दिया, जो आपके सामने है दर्शकों। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है। इस्तीफे के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने देर शाम अलंकार अग्निहोत्री को फोन कर दिया दर्शकों, जिसमें उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री की जमकर तारीफ की, उन्हें खूब भड़काया भी। उन्होंने फोन पर ही अलंकार को पीठ में बड़ा पद देने का ऑफर दे दिया, जिसके बाद क्या हुआ दर्शक, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का हौसला बढ़ गया, जो आपको दिख रहे हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री और डीएम पर प्रताड़ित करने के तुरंत आरोप लगा दिए, जिसके बाद योगी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल सस्पेंड किया, शामली में अटैच कर दिया और विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। सरकार ने बरेली कमिश्नर को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है और बताया कि अलंकार अग्निहोत्री की सरकारी गाड़ी भी वापस ली गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे, लेकिन अंदर एंट्री नहीं मिलने पर वो धरने पर बैठ गए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने लगे। अब ये मामला दर्शकों ठंडा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर मैदान में आए। डिप्टी कमिश्नर पीके सिंह अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। पीके सिंह ने कहा, मैं पीएम और सीएम योगी का समर्थन करता हूं, इसलिए इस्तीफा देता हूं। मैं मोदी योगी के लिए बोले गए अविमुक्तेश्वरानंद के शब्दों से काफी आहत हूं। पिछले 2 दिन से इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं प्रदेश का नमक और रोटी खाता हूं, प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है। मेरे अंदर भी एक दिन और एक दिल संवेदना है।
आपको बताएं, उन्होंने कहा मैं मोदी, योगी और संविधान के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। अब ये अधिकारी वर्सेस अधिकारी होने लगा है। लेकिन सोचिए जरा, क्या वाकई ये इस्तीफे के चलते दिए गए हैं या वजह कुछ और है? सुनिए दोनों को। जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह? वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया और राहुल गांधी चर्चा में आ गए हैं। दर्शकों, आप कहेंगे कैसे चर्चा में आ गए? आइए आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, उन्होंने गमछे का अपमान कर दिया। ये असमी गमछा है जो दिया गया था, लेकिन इसको लेकर दर्शकों देश भर में सियासत हो रही है। विवेक मूव कीजिए और कैसे अलग अलग तरह से सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? ये आप तस्वीर देख रहे हैं, रिपब्लिक डे पर उनकी सीट अरेंजमेंट को लेकर निशाना साधा जा रहा है। कहा गया कि वो तीसरी पंक्ति में क्यों बैठे हों, लेकिन कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हो रही। कांग्रेस ने उन्हें तीसरी पंक्ति में बैठाने का विरोध किया और उनके और मल्लिकार्जुन खड़गे के सीट अरेंजमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल काटा। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की कुंठाग्रस्त मानसिकता बताया है और कहा कि ये स्तरहीन पॉलिटिक्स है। और इधर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कैबिनेट मंत्रियों के बीच में बैठा दिया गया है। यहां तक कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इन दोनों के पीछे बैठे हुए थे दर्शकों, लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है। इस देश में मूर्खता का महा महोत्सव चल रहा है और उसमें सबसे आगे बीजेपी वाले, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके तमाम नेता आगे आगे कुलाचे मार। पटका ना पहनने से कहीं का अपमान हो जाता है। और अगर आप इस पर डिबेट करना ही चाहते हैं, अगर इतना विस्मय दिखाना ही चाहते हैं, तो इस बात का जवाब दीजिए कि राजनाथ सिंह जी ने पटका क्यों नहीं पहना? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इस देश के रक्षा मंत्री हैं, क्या वो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का अपमान कर रहे हैं? परिवार तंत्र, लोकतंत्र और संविधान तंत्र के ऊपर है। उनको लगता है कि देश उनकी बपौती है। उनको लगता है कि उनका वीवीआईपी ट्रीटमेंट देश से ज्यादा जरूरी है। जो सीटिंग होती है रिपब्लिक डे में, वो सीटिंग प्रेसिडेंट की सेक्रेटेरिएट तय करती है। आदिवासी समाज से आने वाली लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच एक अजीब व गरीब वाकया हुआ जो आपके सामने में दिखा रहा हूं। यह वाकया हुआ दर्शकों रिपब्लिक डे परेड के दौरान। राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एट होम आयोजन करते हैं, जिसमें देश विदेश के बड़े नेता, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स और सेना और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहते हैं। लेकिन आयोजन में जब राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने अंग वस्त्र धारण करने से इनकार कर दिया, जो गमछा होता है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू से असम का अंगूठा, जिसे गमोसा भी कहते हैं, पहनने से मना कर दिया। काफी देर बाद तक वो हाथ में लेकर घूमते रहे। ये देखिए उनके हाथ में है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने धारण कर लिया। राहुल ने अपने अंगवस्त्र को कुर्सी पर रख दिया। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। फिर चलने लगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखा और धीरे से राहुल गांधी को वो थमा दिया और राहुल गांधी लेकर चले गए। और आपको बताएं दर्शकों, इसी को लेकर अब बताया जा रहा है कि उन्होंने गमछे का अपमान किया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है कबीर दास जी से। वो कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी ने हमेशा जात पात का विरोध किया है। उन्होंने कहा, आप किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उसकी जाति के बारे में ध्यान ना दें, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे तलवार का महत्व उसे ढकने वाले म्यान से ज्यादा होता है। अब दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार।
आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH